बताया। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं पोर्टफोलियो डिजाइन करने के, जिसको हम मास्टर कह सकते हैं, विशाल सर। उनसे एक बार करते हैं कनेक्ट, और उसके बाद फिर हम जुड़ेंगे प्रियांक सर से भी। तो आपके जो क्वेश्चंस है आप हमको भेजते रहिए, वो क्वेश्चंस हम मौका देख के लेते रहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपना क्वेश्चंस आए थे पूछने, लेकिन मिल गया इससे भी कुछ बेहतर, तो कुछ कुछ वैसा ही हमने प्रोग्राम को डिजाइन किया हुआ है, और ऐसे विशाल सर वो हम जोड़ लेते हैं। अब हम क्या है ना, पूछ तो लेते हैं, लेकिन उससे भी कई अच्छा, कई बार क्या है कि एक्सपर्ट आपको उससे भी अच्छा शेयर बता देता है। विशाल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ओके, अच्छा विशाल सर, पहले एक बार अपने जरा मार्केट पे आप व्यू पॉइंट क्लियर कर दोगे। यहाँ से सब कुछ ठीक ही है ना, वैसे डरने घबराने की चिंता तो नहीं है। 100-150 पॉइंट तो झेल लेंगे निफ्टी के। अब वो आदत भी होनी चाहिए 15,600-700 पे जाके। वैसी कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि आप इस चीज को बड़ा अच्छा से जज कर लेते हो, बड़ी दिक्कत वगैरह यहाँ से बड़ी दिक्कत तो मुझे 16,000 के आजू बाजू आते हुए दिख रही है, जहाँ यहाँ से 200-300 पॉइंट में कोई बड़ी दिक्कत अभी तो नहीं है। 16,000 के आजू बाजू जाता है तो एक चैनल ब्रेकआउट का जो टारगेट है वो अचीव हुआ है, अच्छा तो वहां से एक छोटा मोटा एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो डेफिनेटली बनेगा। ओके, अच्छा। तो जहां से 100-200 पॉइंट निफ्टी का करेक्शन हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं। उससे बड़ा अगर करेक्शन आएगा तो डेफिनेटली मैं अलर्ट तो आप लोगों को दूंगा। ओके, ठीक है। तो एट दिस मोमेंट 16,000 के जो 15,950 का मेरा टारगेट है, 15,950 से अगर घूमता है निफ्टी तो अपने को वहां पे एक अलर्ट रखना पड़ेगा, जहां पे हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया जाए और नीचे में वापस री एंट्री किया जाए। ठीक है, डन सर। अब मैं सर सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आ जाऊं, सीधा कुछ शेयर्स अब मैं को आपसे पता करने थे। एक जरा सर अपोलो टायर आप चेक करो, इसमें आपका व्यू पॉइंट क्या है। अपोलो टायर्स, ये मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूं, और ये डेली चार्ट मेरी स्क्रीन पर है। 2.38 रुपए का चल रहा है, अभी 3.5% ऊपर है। ऑटोज में थोड़ी थोड़ी जान तो आ रही है, अभी वैसे सुस्त नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। डेफिनेटली स्पेसिफिकली इसमें जान ज्यादा आ रही है। अपने टायर वाली कंपनी जो है उसमें एक अच्छी जान आ रही है। आप 228 का इसमें स्टॉप लॉस लेके एक बाय होल्ड कर सकते हैं, और मेरा अपर साइड का टारगेट इसमें 260 तक के बनेंगे पोजिशनल के लिए। ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ से एक 4 से लेके 5% का रैली आपको तुरंत मिल सकता है, जहाँ पे 248 के जैसे टारगेट बनेंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 250 तक मोटा मोटी टारगेट समझ लो इसका, और 228 का स्टॉप लॉस है। ठीक है ना सर, 228 का स्टॉप लॉस दे दे। बराबर है। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ ये बताओ सर, इसके अंदर आप माल कितना लोगे, ज्यादा लोगे, कम लोगे, एक्सपेरिमेंट करने वाला ही माल लोगे। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ऊपर आ रहा है मेरे हिसाब से, 3-4 महीने का एक कंसोलिडेशन फेज देखने के बाद ऊपर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई प्रोपोर्शन अच्छा ही लेना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो के तकरीबन तकरीबन 5% तक इसमें ले सकते हैं। 5 से 6% तक अपने टोटल पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास ₹1,00,000 है तो करीब 6,000, और अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो करीब 60,000 तक का माल लेने में कोई बुराई नहीं है। सर एक शेयर में आपसे और पता करता हूं जरा, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, MFSL, एक बार ये और बता दीजिए इस पे क्या करना है। MFSL एक्चुअल में अभी तो रैली करता हुआ दिख रहा है ऊपर के एंड पे, कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा सप्लाई जोन इसमें बन रहा है। तो इसको बाय ऑन डिप का रणनीति पे अगर हम लोग रहे तो अच्छा रहेगा। जो बाय ऑन डिप है वो 920 से लेकर 930 के दरमियान इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, और वो लेवल से हम लोग इसमें बाय कर सकते हैं। एट दिस मोमेंट थोड़ा सा खींचा हुआ लग रहा है। तो आप कहां तक बाय करोगे सर, कहां तक आप इसको लेना चाहोगे। मुझे 920-930 के बीच में ये शेयर अच्छा लगता है, और ओ, वहां ये से तो मेरा ये स्टॉप तो लॉस सर थोड़ा चालीस सा। रुपए 40 रुपए नीचे है यहाँ से। हाँ, थोड़ा सा मतलब 40 रुपया, 900 रुपए का शेयर है। 40 रुपया मतलब वो 4 या 5% होता है, उससे ज्यादा बड़ा तो नहीं होता है। तो 40 रुपया मतलब 4% ही है तो ठीक है, मैनेजेबल है। उतना तो मोमेंटम नॉर्मली रहता है स्टॉक में। ठीक है ओके, और सर, ठीक है, मैं एग्री कर जा रहा हूं आपके साथ। और आप ये कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर हमको 40 रुपए नीचे लेना है, यहाँ पे तो आप नहीं लेंगे ना सर, यहाँ पे तो कोई भी नहीं आ लेना, फिर जिसके पास पड़ा वही रखे ना अपने पास बस। एक्चुअली जिसके पास पड़ा है वो प्रॉफिट भी बुक करे तो दिक्कत नहीं है लेवल पे, क्योंकि वहां पे एक रिजेक्शन कैंडल बनती हुई दिख रही है। डेली बेसिस पे आप देखोगे तो रिजेक्शन कैंडल्स मल्टीपल टाइम ये लेवल पे बनती हुई दिख रही है।
तो जब तक ये रिजेक्शन कैंडल से बाहर नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ा अपसाइड तो है नहीं, तो जिसके पास पड़ा होगा वो उसको भी एक बार प्रॉफिट में वो बुक कर ही सकता है। ठीक है, डन सर, फिक्स हो गया। अच्छा सर, एक शेयर जरा आप और देखिए, वो आपको देखना पड़ेगा, नैम इंडिया। एक बार जरा ये शेयर भी देख लीजिए, नैम इंडिया, इस पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? मैं बुलिश हूँ नाम इंडिया पे। मैं इनफैक्ट मेरे कवरेज में नाम इंडिया ही आप लोगों को बोलने वाला था बाय के लिए, जहाँ पे सर इसका कोड क्या है? मैं कोड भूल गया इसका, नैम इंडिया का। NAM डैश इंडिया। अच्छा, डैश भी है ना इसमें, वही मैं कहूँ, मेरे को नैम इंडिया मिल नहीं रहा था। ठीक है सर, अब मिल गया। उसमें ये पोजिशनल बाय है, कोई भी इसको ट्रेडिंग के हिसाब से बाय करे तो अवॉइड करना चाहिए, ट्रेडिंग के हिसाब से पोजिशनल बाय डेफिनेटली बहुत अच्छा है। उसमें 360 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे और ऊपर का जो टारगेट रहेगा मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 400 450 तक ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में लेके चल सकता है। एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये बाहर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर के साइड में 450 500 के टारगेट इसमें बन रहे हैं। ठीक है, आपने कहा सर 360 का इसमें एक स्टॉप लॉस लगा लो, यहां पर भी भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के 3% को मत देखो, आगे पीछे करके अगर आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाए तो अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन 360 का एक स्टॉप लॉस दे रही हो, 450 का एक टारगेट दे रही हो। नैम इंडिया आपकी लिस्ट में बाय आ गया। ठीक है सर, ओके, लॉक कर दे इसको। लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया सर आपके नाम पे। अब आ जाए सर इंडिया बुल जरा हाउसिंग फाइनेंस, एक बार जरा इसके बारे में और बता दीजिए, अभी और कितना चलेगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस? एक्चुअली ये बैन पीरियड में आ चुका है और नॉर्मली ये बैन पीरियड का मतलब जाना माना बंदा है उधर, रेगुलर बेसिस पे विजिट करने वाला, तो बहुत ज्यादा वोलाटाइल स्टॉक है। मेरे हिसाब से 270 275 के दरमियान इसको एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिख रहा है। नीचे के साइड में अपने को 240 से लेकर 235 का एक एंट्री जोन है, 235 से लेकर 230 का, तो वो एंट्री के लिए तो वही जोन है। एट दिस मोमेंट ये नो ट्रेडिंग जोन में है और ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखा जाएगा तो अभी भी तेजी में नहीं आया है स्टॉक। मैं ब्रॉडर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मतलब वीकली और ठीक है, मंथली चार्ट से मैं अभी भी देखता हूँ, तो ये अभी भी कोई बाय में आया हुआ नहीं है। ठीक है, डन। तो आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा नीचे आके ही इसको खरीदना, अभी यहाँ पे इस जगह पर ना आके खरीदे। मैं एक बार इंडिया बुल से ये पूरी राय के साथ आपके साथ सहमत भी हो सकता हूँ, हालांकि हमने तो बहुत पहले इसको बताया था, 207 का ब्रेकआउट होने पर बता दिया था, बैक टू बैक सर्किट लगे, अच्छा बेनिफिट आया। आज 250 रुपए के ऊपर का ये शेयर है। सर एक शेयर जरा आप और देख लीजिएगा, वो है सर GSPL। GSPL, इस पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स के नाम से कंपनी है, 306 307 की है। डिम्पी जी, इसमें भी एक ऊपर के लेवल में ब्रेकआउट सा बन रहा है, मेरे हिसाब से ये बाय ही बनेगा। लेकिन ये स्पेसिफिकली स्टॉक के बारे में जितना भी मोमेंटम मैंने देखा हुआ है और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, ये मुझे बाय ऑन कंसोलिडेशन या बाय ऑन डिप का ही स्टॉक लगता है। लेकिन ये ट्रेडिंग के लिए नहीं रहेगा, ये पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो आप इसमें ट्रेडिंग करके फंसिएगा नहीं। तो ये आपको एग्जिट जल्दी नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ से बाय करके भी चलता है तो स्टॉप लॉस का जो लेवल रहेगा वो मेरे हिसाब से 290 के नीचे का रहेगा और टारगेट प्राइस आप 350 प्लस की इसके रख सकते हैं। लेकिन ये पोजिशनल स्टॉक है, इसमें ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड नहीं कीजिएगा। ठीक है, एक मिनट के लिए इसको यहाँ पे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजिशनल स्टॉक है, ऑलरेडी थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आप एक बार इसको होल्ड ही करके रखेंगे तो मेरे को लगता नहीं कि वैसे कोई खास बड़ी दिक्कत इसके अंदर होने वाली है। अच्छा सर, एक शेयर जरा आप और देखिएगा, जो आपको थोड़ा मोमेंटम में दिख जाए या जिनका है, वो था सर रेलीगेयर सिक्योरिटीज। एक बार जरा रेलीगेयर सिक्योरिटीज और देख लीजिए जल्दी से। अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा हुआ है। वैसे देखा जाएगा तो ब्रोकिंग बिजनेस रेलीगेयर का जो है उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन तो आया हुआ है, जितना रिटेल पार्टिसिपेशन एक्टिव हुआ है, तो इसमें अगेन ये वापस इन्वेस्टमेंट वाला ही स्टॉक बनेगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो इसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस इसका बनेगा तो भी 120 का बनेगा, तो ऑलरेडी बहुत भाग चुका है
बेटर है कि एक कंसोलिडेशन पे इसमें बाय किया जाए। चार्ट के बेसिस पे बोलूं तो बुलिश है, बट बाय ऑन डिप वाला थ्योरम इधर यूज करना पड़ेगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो ओके, फेवर नहीं करेगा। ठीक है। बाइंग ऑन डिप्स वाला शेयर है ना, वैसे तो आप इसको कह रहे हैं। एक बार सर, ये बाइंग ऑन डिप्स का मतलब क्या, कितने तक लेना है? जैसे अभी ये चल रहा है 151 रुपए का, तो देखो कितने पे इसका आए, 120 पे आए? एक्चुअली इसका ब्रेकआउट लेवल जो है वो 114 रुपए का है। तो हम्म। नॉर्मली टेंडेंसी होती है कि कुछ दिनों बाद रिविजिट आता है, तो आप 120 से लेके 114 के बीच में एक्यूमुलेशन इसको कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस 104 के नीचे का रहना चाहिए। लेकिन ये विजिट मेरे हिसाब से 1-2 महीने के बाद ही आएगा, तुरंत विजिट आता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, हम्म। डन सर। अच्छा सर, एक और छोटा सा शेयर आपसे मैं पता कर लेता हूँ। ये सभी दर्शकों के सवाल ही हैं, इसमें मेरा अभी तक कोई सवाल नहीं है। BEPL, एक बार जरा ये शेयर भी देख लीजिए, BEPL। भंसाली के नाम से शेयर होगा, भंसाली खाली इंजीनियरिंग। हम्म। 4% ऊपर, 193 है। जहां तक मेरे को ध्यान है, शायद ये विवेक मित्तल जी के द्वारा दिया गया शेयर था, बट ठीक है, फिर भी एनी हाउ आप चार्ट देख लीजिए सर इसका एक बार प्लीज। सर पिछले 3 दिनों में 160 रुपए का 200 रुपया हो गया है, तकरीबन 20-22% का मोमेंटम इसने दे दिया है। नॉर्मली ऐसे जब भी मोमेंटम आता है तो हम लोग प्रीफर करते हैं कि ब्रेकआउट लेवल का इंतजार किया जाए, थ्रोबैक में अगर ब्रेकआउट लेवल मिलता है तो उसमें हम्म। इसको बाय किया जाए। तो ब्रेकआउट लेवल मेरे हिसाब से 175-176 का है, वो लेवल पे अगर बाय मिलता है तो करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 164 के नीचे का रहेगा। तेजी में है काउंटर, बहुत अच्छा काउंटर लग रहा है चार्ट पे, और ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिख रहा है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है। ठीक है, डन। एक एक चीज आपसे कंफर्म कर लेता हूँ, नैम इंडिया आपने हमको बता दिया 360 के एक स्टॉप लॉस और 450 के। कोई और शेयर देना चाहते हो सर आप, कि सिर्फ नैम इंडिया ही लेके चले? देने के लिए तो बहुत सारे स्टॉक है डिम्पी जी एट दिस नहीं मोमेंट, भाई, ऐसे लेकिन दीजिए सर, बस वो ले और फिर उसके बाद वो ठीक रहे, फिर यहाँ से आपको हम आपको यहाँ याद से करते नहीं बस। नहीं, यहाँ से रैली जो बची हुई है वो मेरे हिसाब से 100-200 पॉइंट का रैली है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों को चढ़ते हुए मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करता हुआ चलना चाहिए। लेकिन जो हम्म। दो स्टॉक है जो मुझे अभी भी अच्छे लग रहे हैं, आपके पिछले शो में भी मैंने वो रिकमेंड किए थे, हम्म। वो है एसबीआई एंड टाटा मोटर। ये दोनों में एसबीआई और मेरी टाटा मोटर्स, स्टेट हाँ बैंक ऑफ इंडिया और टाटा मोटर्स ना, बताइए सर ये जरा इसके बारे में, फिर टारगेट स्टॉप लॉस। ये दोनों में मेरी बाय राय बनी हुई है कंटिन्यूअसली। अभी जो एसबीआई है, एसबीआई के लिए मैं दे देता हूँ आपको। यहाँ से भी ऊपर का जो रेंज रहेगा मेरे हिसाब से मंथली ब्रेकआउट है इसमें, और मंथली ब्रेकआउट के हिसाब से जो ऊपर का रेंज है, यहाँ से मुझे 30 से 35 रुपया ऊपर में रेंज लग रहा है। 470-480 तक के इसके टारगेट्स रहेंगे। 480 टारगेट है सर, स्टॉप लॉस क्या रखे फिर, और एंट्री कहाँ पे ले? इसमें स्टॉप लॉस आपको 418 रुपए का रखना चाहिए, और एंट्री के लिए आपको ये लेवल से लेके 425 तक का एंट्री जोन है। ठीक है। आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ऊपर में आपके लिए मार्केट पूरी तरह से खुला है। दूसरा है ठीक। आपका टाटा मोटर। हम्म। ये मोर और लेस सर दोनों स्टॉक जो दे रहा हूं ना, इसको ऊपर के साइड में टारगेट को इग्नोर किया जाए तो बेटर रहेगा। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, मेरे हिसाब से वो बेटर रहेगा, आपको टारगेट से भी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। हम्म। ओके, तो ये दोनों स्टॉक मैं उसी हिसाब से दे रहा हूँ। टाटा मोटर आपको ये लेवल पे भी आप एंट्री कर सकते हो, 325 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में टारगेट साइड में ये 400 रुपया एक बार के लिए टच कर सकता है बिफोर एनी बिग करेक्शन। और अभी हम लोग बात करें तो सेक्टर स्पेसिफिक जाते हैं, तो ऑटोमोबाइल में जो भी रिवर्सल आ रहा है, तो ऑटोमोबाइल में फिलहाल जो लीड कर रहा है वो टाटा मोटर है। ठीक और है। बैंकिंग में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंकिंग अभी भी उतना पार्टिसिपेशन प्राइवेट बैंकिंग से नहीं आ रहा है, मेजर पार्टिसिपेशन पीएसयू बैंकिंग से आ रहा है। और पीएसयू बैंकिंग में अभी भी जो लीड कर रहा है, इनफैक्ट पूरा बैंकिंग सेक्टर जो लीड कर रहा है वो एसबीआई लीड कर रहा है। तो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि मैं लीडर के साथ रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मार्केट में एट दिस मोमेंट फ्रेंजी बना हुआ है अपर साइड में। तो कभी भी ओवरनाइट अगर सप्लाई आता है तो ये दो स्टॉक मेरे लिए मतलब एक कन्विक्शन बाय है, जहाँ पे ठीक है। थोड़ा बहुत लॉस में भी रहा तो मैं खड़ा रह सकता हूँ। ठीक है डन सर, मैंने आपके सारे शेयर्स नोट कर लिए। नए शेयर्स के तौर पर आपने आज नैम इंडिया दिया है,
मैं आपको नीचे से दिखाता जाता हूँ, लिखा हुआ मिलता जाएगा आपको। 360 का स्टॉप लॉस लगाना, 450 का टारगेट है। 2 शेयर जो आपने हमको पहले वाले हैं, जो आपके कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं, आपको वो बता रहे हैं कि इसमें खरीदारी अभी भी की जा सकती है और कभी डिप मिले तो जरूर लेना। वो है SBI और दूसरा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का आपका स्टॉप 325 का है और SBI का आपका स्टॉप है 418 का। बस ये याद रखो, सर ने कहा है कि ऊपर के टारगेट मत भूल, याद रखो। तो आप तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे। ग्रेट 1, तो आप इन दोनों पे ध्यान रखो। SBI अब वैसे तो टारगेट 480 का, बट इसको खोल के रखते हैं। 418 का स्टॉप लॉस याद रखने वाला है और टाटा मोटर्स पे 325 का स्टॉप लॉस याद रखने वाला है। नैम इंडिया पे स्टॉप लॉस याद रखने वाला है वो 360 का। बस ये तीनों चीजें आप ध्यान रखो और मेरे को लग रहा है काम चल जाएगा। ठीक है विशाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मजा आया आपसे, आप फिर से बात करके। आपने फिर से हमारा पोर्टफोलियो डिजाइन किया और एक और पॉइंट आपने अच्छे से क्लियर किया कि 16,000 तक तो दिक्कत नहीं है, तब की तब आप बता देंगे कि हमको करना क्या है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।